हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपी कांस्टेबल की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो हमारा सेट है वो छठा है। अगर आप इस पूरी प्रैक्टिस सेट को आप देख लेते हैं तो आपको सवाल बिल्कुल एज इट इज़ कंसेप्ट रट जाएंगे और सवाल देखते ही आपको बन जाएंगे। बस आप धीरे धीरे लगातार करते रहिए। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा वो ये है कि उन 491 प्लस 492 प्लस 493 प्लस 494 किससे विभाज्य है, हमसे ये पूछा है। क्या पूछा बेटा? किससे विभाज्य है। तो आप मुझे ज़रा ये बताओ कि जो 491 है ना, 491 है, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 1, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 2 और यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 3। किससे विभाज्य है हमसे पूछा है। तो मैं कहूँगा कि 4 की पावर 91 और आप देखिए तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौको 64। पहले एक स्टेप और ले लेता हूँ, तो ये क्या बचा 4 और ये क्या हो गया 16 और 4 चौक 16 चौको 64। बताओ भाई, यहाँ तक किसी की दिक्कत कोई? कहेंगे नहीं सर। तो जो 4 की पावर 91 है ना, गुणे 16 4 20 और 60 80 84 85 हो गया। क्या हो गया बेटा? ये 85 हो गया। आप कहेंगे सर अब बताओ ये नंबर ऑप्शन में किससे कटेगा। तो यहाँ से कह रहा है कि 5 से 17 से 13 से और 3 से। 13 और 3 से तो कट नहीं सकता, लेकिन इतना पता है मुझे कि 17 से कटेगा। किससे कटेगा? 17 से कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो यहाँ पे हम हालांकि 5 की बजाय नहीं, ये कुछ और होगा। आई थिंक यहाँ पे कुछ और होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है ना, 2 ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है बात? तो आप कहेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो ज़रा बताइए आप क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये नंबर किससे कटेगा। तो मैं कहूँगा कि नंबर 17 से कट सकता है, तो यहाँ पे कहेंगे 17 से। तो ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। हालांकि यहाँ पे बेटा 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से भी नंबर कटेगा तो एक ही ऑप्शन में 2 थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रा सा मिस्टेक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 0.31 प्लस 0.6 प्लस 0.002 बराबर है। आप मुझे बताओ कि जब ये बताओ कि ये कितना है, ये आधे से ज़्यादा है, ये आधे का आधे से थोड़ा ज़्यादा है, और ये क्या है, ये बहुत कम है। तो मैं कहता हूँ कि ये सब मिला के भी एक नहीं बन रहा है। ये कह रहा है 8 है, ये कह रहा है 9 है, ये कह रहा है 9 है। तो बेटा कहाँ है? एक तो नहीं बन रहा है ना, एक बन नहीं रहा। अब आप कहो कि इस पेपर में इसको जोड़ना शुरू करो, तो इतना सवाल लगाने से पहले दिमाग को खोल के रखना चाहिए। अरे भाई ये क्या लिखा है 0.6 से आप क्या समझते हैं? मतलब कि आधा से थोड़ा ज़्यादा है। 0.31 क्या बता रहा है कि 1/4 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये तो क्या है, कुछ नहीं है, आप मान सकते हो 0.0। अब देखो इधर लिखो 0.002, तो जब इसको देखेंगे तो 1639.912 आ गया। तो ये आंसर हो जाएगा। पर ऐसे सवालों भी अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की कमी है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे सीखनी है कि अगर लगातार हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत सारे सवाल आप देख के ही बना लेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। कह रहा है कि 16.02 गुणे 0.001 को गुणा करो। आप मुझे बताओ कि 16 को अगर 1 से गुणा करो तो क्या होगा? 16 ही आएगा। अब यहाँ पे आंसर क्या कह रहा है, जरा देखो कि 16.02 है ना, इसको 0.001 मतलब बहुत छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 1 होता तो 1 आता है, 1 से बहुत छोटा नंबर है, इसका मतलब काफ़ी छोटा नंबर आएगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे ऐसे, लेकिन इतना पता है कि 16.02 गुणे 0.001 लिखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेप ऐसे कर देता हूँ। देखो अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो यहाँ 100 लिख देंगे, आप कहेंगे यस सर। और यहाँ हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। ठीक है ना। अब 1602 को 1 से गुणा करें, क्योंकि ये पॉइंट हट गया, तो आप ये जान जाएंगे कि 1602 ऊपर आएगा। कितना आएगा बेटा? 1602 ऊपर आएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे कितने 5 जीरो आ जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 0.01602। बताओ समझ में आएगा? तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ये 0.01602। सो ऑप्शन इज बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। हालांकि यहाँ पे 4 पे दिखा रहा था, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप आराम से बना सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5 की पावर 13 था, 5 की पावर 14 का मासा क्या होगा। बेटा जब भी इस तरह के सवाल आए तो इनकी पावर आप चेक कर लो। 5 की पावर 13 लिखा है और 5 की पावर 14 का HCF आपको निकालना है। क्या निकालना बेटा? HCF निकालना। जब भी आपको HCF निकालना होता करते क्या है बेटा कि जिसे यहाँ पे दोनों हैं, तो मैं कहूँगा कि फैक्टर ही एक तरीके का है, तो मुझे लोएस्ट पावर लिया जाता है। मतलब 5 की पावर जो 13 है ना, यही मेरा क्या बन जाएगा, HCF हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है।
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे भाई 5 की पावर 13 है, 5 की पावर 14 है, तो जब कॉमन लिया जाएगा तो लोएस्ट पावर लिया जाता है, लोएस्ट पावर 5 की पावर 13 है, तो यही हमारा क्या बनेगा, HCF बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि मान लीजिए n एक बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1305 4665 9505 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष आता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि n एक बड़ी से बड़ी संख्या, तो बेटा पहले क्या करो, आप इनका HCF निकाल लो। क्या करो, इनका आप HCF निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ जरा ध्यान दो। मैं कहूँगा कि 1305 मैं क्या कहूँगा कि 1305 और क्या है 4665 और मैं क्या कहूँगा 6905। ध्यान रखना, कह रहा है कि कोई एक बड़ी से बड़ी n एक बड़ी से बड़ी नंबर है, वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो आप एक दूसरे से क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल दो, इनका इनसे और इसका इससे निकाल दो। तो जब इसका निकालेंगे तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 4665 माइनस 1305 लिखूंगा, जो भी आएगा। अभी देखो 6905 माइनस 4665 करूंगा तो आएगा, और 6905 माइनस, ये सीरियल जरूरी नहीं है कि कोई यही ही सीरियल हो, कुछ भी हो सकता है। 5 में से 5 गया कितना आएगा, 0 आएगा। 6 में से 0 गया 6 आएगा। 6 में से 3 गया 3 आएगा, और 4 में से 1 गया 2 आएगा। 2360। 5 में से 5 गया 0 आएगा, और 9 में से 6 गया, मतलब 10 में से 6 गया 4 आएगा, और यहाँ क्या बचा 8 में से 6 गया 2 आएगा, और यहाँ बचा क्या 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। ठीक है ना, आप बात समझ पा रहे हैं नहीं मेरी। यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, हाँ ठीक है, 2240 आ जाएगा। 5 में से 5 गया 0, और ये फिर 0 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 1 गया 5। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या अंतर है इसका। तो यहाँ पे मैंने देख लो, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4 बचा, 8 में से 4 गया 4। ये कैसे हो गया, यहाँ पे गलत घटा दिया मैंने। अरे भाई 5 में से 5 गया 0, और 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, सही तो घटाया था यार, और 6 में से 4 गया 2, 2240 सही घटा था, सही घटाया था। तो बस अब आपने ये डिफरेंस निकाल लिया, इन्हीं डिफरेंस का क्या निकालना होगा, मुझे HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, HCF निकालना होगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप इनका HCF निकालो, और जो HCF निकालेंगे वही बड़ा से बड़ा नंबर होगा, जिनको डिवाइड करेंगे प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा। इसका मतलब है क्या, 2360, 2240, 5600 का जब हम HCF निकालेंगे तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। मुझे इतना पता है कि इसके फैक्टर करूंगा मैं, ठीक है ना। बड़ा नंबर है, पहले इसको कट कर दो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या बचा 236, 224 और 560, यही तो है। ठीक, मतलब मुझे HCF निकालना है। तो मैं कहूँगा कि 112 दूना कितना, अच्छा नहीं आएगा 2360। ठीक है, चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, या अंतर विधि से इनका HCF निकालना है तो अंतर विधि से निकालूंगा। 236 और 224, और 36 और 24 का जो डिफरेंस होगा, एक मिनट एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। इनका जो डिफरेंस आएगा जरा बताओ कितना आएगा। तो मैं कहूँगा 60 और 60 120, कितना आ गया 120। क्या 120 से कटेगा, आप कहेंगे 120 से अगर मैं 0 0 0 कट कर दूं तो मुझे इतना पता है कि 12 दूना 24 होता है, 12 कम 12 8 3 11 है ना। तो 12 कम 12 10, ये नंबर नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना, ये नंबर कट नहीं रहा। देखो यहाँ पे ना एक मिस्टेक हुई है बेटा, ध्यान दो। ये देखो यहाँ पे जो होना चाहिए था, यहाँ पे 4 में से गया 3 आएगा, 2 नहीं लिखा आएगा, ठीक है ना, कितना 3, 3360। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी 3360 आ जाएगा, क्लियर है ना, यहाँ भी 3360 आएगा। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, देखो ध्यान से। इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0 होगा, और 6 में से 4 गया कितना 2 होगा, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1120 आ गया। क्या 1120 3 का पहाड़ा पर हो गए तो 3360 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, हाँ 5 बार जाएगा। इसका मतलब 1120 क्या है, यही HCF है, यही क्या है, इन सबका HCF है। और इनका सम पूछ रहा है कि जो HCF है ना, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो है उसके अंकों का योग बताओ क्या होगा, 4 होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको नहीं समझ में आया, फिर से समझा देता हूँ। कह रहा है कि कोई एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे
1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक समय समान शेषफल बचता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सब में आपस में डिफरेंस ले लेता हूँ, मतलब कि इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस जो आएगा उनका हमने क्या ले लिया, एचसीएफ ले लिया। बेटा यहाँ पे 3 थोड़ा सा छूट गया था, तो अब यहाँ पे इनका एचसीएफ निकालेंगे तो डिफरेंस मेथड निकालेंगे तो इनका क्या डिफरेंस आया 1120। मैं देख रहा हूँ 1120 से 3 बार लेके जाऊँगा तो 3360 हो जाएगा, 2 बार 2240 हो जाएगा, 5 बार 5600 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि यही इनका एचसीएफ है और यही वो बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। तो इनके अंकों का योग जो होगा 1 + 1 + 2 + 0 मतलब कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कह रहा 17-24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है ना? तो अब ये आसान सवाल है, 17-24 में अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि 17:24 है, ठीक है ना? अब इसमें x जोड़ दो, इसमें भी x जोड़ी या घटाई जाए, दोनों है ना। आप जोड़ो या घटाओ कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि चलो जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, तो वो अनुपात 1:2 हो गया। ठीक है, तो 17 दूनी 34 और ये 24 हो जाएगा। 34 और 24 का डिफरेंस कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है? और ये x और 2x का डिफरेंस कितना होता है, x बराबर क्या हो गया, 10 आ गया। तो कह रहा है कि क्या जोड़ा घटाया जाए, तो हम कहेंगे कि 10 जोड़ा मैंने, 10 जोड़ी जाए। अगर मैं घटाने की बात करूं, थोड़ी देर के लिए चेक करना चाहूँ कि 17 - x अपान 24 - x बराबर 1/2। तो 17 दूनी 34, 340 और हाँ 17 दूनी 34 और 24 कितना डिफरेंस आएगा, 10 आ जाएगा। और ये 2x माइनस का और ये x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x। मतलब आप चाहे 10 जोड़ दीजिए या 10 घटा दीजिए, आपको मिलेगा डिफरेंस 1/2 ही, मतलब रेशियो 1/2 ही प्राप्त होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो मैंने जोड़ा तो जोड़ दिया, कह रहा है कि जोड़ी या घटाई जाए, है ना, क्या जोड़ें या घटाएं। तो 10 आप जोड़ दो या 10 घटा दो। तो मैंने 10, अब यहाँ पे देखिए अगर आपको ना समझ में आया तो 17 दूनी क्या लिखा था बेटा, 34 + 2x और इधर गया तो कितना हो गया, 24 + x। ठीक है ना? ये तो ये इधर जाएगा तो क्या x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया। इधर मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे भी 34 - 2x और 24 - x कर दिया। तो ये इधर जब जाएगा तो ये x हो जाएगा और इनका डिफरेंस हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप चाहे 10 जोड़ें या घटाएं, तो आपका आंसर है 10 जोड़ी जाए। हालांकि 10 घटाई जाए तब भी आंसर 1:2 ही आएगा, आप देख लीजिए। ठीक है ना? 10 जोड़ी या घटाइए दोनों केस में। आगे चलते हैं। कह रहा संख्या 80 90 से कितना % कम है। 80 जो है 90 से कितना कम है, तो मैं कहूँगा कि 10 कम है, कितने से, 90 से। 10 कम है तो परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक यहाँ से कटेगा। या आप ऐसा कह दो कि 90 से 10 कम है तो परसेंट निकालने के लिए 10 × 9 = 90 और 1/9 क्या होता है, 11 से ही 1/9% होता है। 11 से 1/9। ऐसे भी सवाल आपके पुलिस में पूछे जाते हैं आसान से। ठीक है ना बात? आगे चलते हैं। कह रहा है अमित ने 30,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद राम उस व्यापार में शामिल हो गया और उसने 20,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में मुनाफे के बाद कुछ समय बाद 2:1 के अनुपात विभाजित किया गया। तो राहुल उस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो सिंपल सी बात है, मैं कहूँगा कि पूंजी जो हमारा प्रॉफिट है, तो मैं कहूँगा कि जो प्रॉफिट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के होता है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अब मैं कहता हूँ 30,000 के साथ अमित ने व्यापार शुरू किया। कितना? 30,000 के साथ। तो बेटा 30,000 कर दो, 30,000। ठीक, हालांकि मैं रेशियो चले जाना चाहूँ तो ले सकता हूँ, पर अब चलो आप समझा देता हूँ, नहीं तो और आसान बन जाएगा सवाल। कितना है? 30,000। ठीक है ना? एक मिनट, 30,000। और जो बी है मतलब अमित और दूसरा कौन आया है, शामिल हो गया है, राम। अमित को मैं ए से अमित लिख दिया और मैं इसको क्या लिख देता हूँ, राम। राम 20,000 के साथ व्यापार में आ गया। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब आया ये नहीं पता। मान लीजिए x मंथ के लिए है और ये पूरे 12 महीने के लिए था। ठीक है ना? तो इनके जो लाभ का अनुपात है ना वो कितना हो गया, तो 1 2 3 4। यही चीज़ मैं कह रहा था, 1 2 3 4। ये आप चाहते तो पहले भी कट लेते। तो 12×3 = 36/2x हो गया। तो इनके जो अनुपात आया, ये क्या लिखा मैंने, जब हमने इन्वेस्टमेंट और टाइम किया, ये इतना बार 30,000 पूंजी 12 महीने का लगाया, 20,000 पूंजी कब आया नहीं पता। उसने कह रहा कुछ समय बाद उस व्यापार में शामिल हो गया, नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि मान लीजिए कि x महीने काम किया, वो x महीने काम किया,
तो माना x महीने बाद आया, ऐसा मत बोलना, ठीक है ना। जितने महीने काम किया वो चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, तभी तो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का अनुपात है, वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में मुनाफा 2:1 के अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4x बराबर किसके, 36 के, 4x बराबर 36 के, ठीक है ना। तो 4×9 36 के, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 9 मिल गई। इसका मतलब है कि राम ने 9 महीने काम किया है। इसका मतलब 3 महीने 12 महीने होता है, जब 3 मंथ बीत गया था तो उसने 9 महीने काम किया है। तो कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया। तो कह रहा है कि राहुल कहाँ से आ गया भाई, कुछ समय बाद राम उस व्यापार में शामिल हो गया, उसने 2000 का निवेश किया, वर्ष के अंत में मुनाफे में 2:1 के अनुपात विभाजित किया गया। तो राहुल उस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, राहुल नहीं होगा, राम होगा, या तो यहाँ राम होगा, ऐसे कैसे हो सकता, तो राहुल कहीं जिक्र ही नहीं था। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो बेटा, राम लिख दो। राम उस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आप कहेंगे सर राम जो है वो 3 महीने बाद उस व्यापार में शामिल हुआ, क्योंकि उसने 9 महीने काम किया है, तो उसके लाभ का अनुपात इस हिसाब से बटा है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 से बेची, यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता, उसका विक्रय मूल्य कितना होता। आसान सवाल है कि नहीं। मतलब उसने 25% हानि पर, कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। अब जब लाभ होगा तो 100 से ऊपर और हानि होगा तो 100 से नीचे। हानि हो गई है तो मतलब 100 से कितना हानि हुई है, 25% हानि हुई। इसका मतलब 75% की जो वैल्यू है ना बेटा, वो कितनी है, 75% की जो वैल्यू है। तो आप लिखो नहीं, आप कह दो 75 यूनिट कह दो, या 75% की वैल्यू 67 कितना है, 50 है। तो कह रहा 15% लाभ पर बेचता, मतलब कि 115% पर बेचता, यही हमसे पूछा है। तो मैं 25 पच्चीस 625 या 75, इससे मैं कट करूंगा, 25 625, 50 75 होता है, तो 27 बार जाएगा, इसका मतलब 270 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 9 27 कह दूं मैं, ये 90, तो कितना हो जाएगा, 15 9 135, ठीक है ना। 900 135, तो 1035 हो जाएगा, 1035 और जीरो लगाएंगे तो 10,350 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होता अगर वो 15% लाभ पर वस्तु को बेच रहा, 10,350 रुपये होता। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो बात समझो कि किसी वस्तु का सीपी 100% हमेशा अपने आप में होता है। वो कह रहा है 25% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब है, अब आप देखो ना ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, एक ये वाला मेथड, लेकिन मुझे लगता है सबसे आसान यही है। 25% हानि की अगर बात कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब 1/4, 4 रुपये की चीज़ थी, वो 1 रुपये, मतलब कि 4 वस्तु की सीपी 4 थी और उसका बेचा कितने गया, 3 में। लेकिन कह रहा 15% लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब कि 5 पे 15 और 5 20 100। यहीं पे मसला फंस जाता है कि ये 20 है, ये कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो इसे मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहूँगा, 5 कहूँगा। तो 5 चौक 20 और 5 नहीं 15, ठीक। 20 रुपये की चीज़ जब 15 का बेचेगा तो 25% लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 6750 बेच रहा है, 15 यूनिट की वैल्यू 6750 है। मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। 15 चौको 60 और 15 पचे 75, 450 हो गया। तो कास्ट प्राइस पूछा है इसका, कितना हमसे पूछा क्या, उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अब हाँ देखो, इसका मतलब है कि न्यू जो एसपी होगा, न्यू एसपी 23 में बेचना चाहता है, कितने में, 23 में। 23 की वैल्यू, तो आप 450 गुणे 23 करोगे तो ये आपका आंसर यही आएगा, है ना। 23 पंजे 115 के 5, ठीक है ना। अरे भाई 20 पंचे 100, 3 पंजे 15, 105, 11 आ जाएगा। और 23 चौका 92, है ना, और 92 10, 102 1 3, कितना हो जाएगा, 103। यहाँ से भी आ गया। तो ये भी एक तरीका है, 10,350 हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये टफ था, ये क्या था, आसान था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 1600 को 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 252 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है ना। तो देखो हम सिंपल इंटरेस्ट लगा देते हैं, यहीं पे फार्मूला ही, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी अपॉन 100, ठीक है ना। 1600 रुपये था, 1600, रेट वार्षिक दर क्या है, रेट ही तो निकालना है, रेट ही तो निकालना है। और कितना ब्याज मिला, 252, ठीक है ना। और टाइम क्या है, रेट है, रेट ही तो निकालना है, और टाइम है 2 वर्ष 3 माह। 2 वर्ष 3 माह को हम क्या लिखेंगे, तो 2 + 3/12, 3 चौक 12, 4 2 8 1, 9/4, है ना, 4 2 8। तो क्या लिखेंगे, 9/4, और अपान में क्या आ जाएगा, 100 आएगा, ये दोनों जीरो कटेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 9 चौक 36 है, 9 से कटेगा, चलो ठीक है, कट कर लेता हूँ। 9 दूनी 18, 9 8 72, 4
7 28, इसका मतलब जो R होगा वो कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, वो 7% आएगा। यहाँ तक बताओ, तो सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। मतलब कि टाइम जो है ना ये माह में है ना। अब ये कह दो कि 2 वर्ष तो पूरा पूरा है और 3 मंथ में मतलब 1/4, चूंकि मंथ है ना उसको 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। मतलब 2 में अब आप कह सकते हो कि 2 वर्ष और 1/4 वर्ष, 2 चौको 8, 1 9/4 वर्ष। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ऐसा कर लो, ठीक है ना। पर पेपर में अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये सब सवाल आपको इतना आता है इस तरीके से जो कैलकुलेशन में कर रहा हूं, ठीक है ना। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, तो वह धन कितना है। आपको पता है कि 10% की दर से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर रेट पूछा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट वो 33.1% होता है। कितना होता है, 33.1% होता है। कैसे, आप 10% की दर से 3 साल का सक्सेसिव निकाल लो, 3 साल का सक्सेसिव। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, 10 + 10 + 10, फिर लिखेंगे 3 और इसको 10 दाम 100 बटे कितना 100 प्लस इसका तीनों का गुणा करेंगे तो 10 × 10 × 10 बटे कितना 10,000, 1 2 3 1 2 3, ये 100 कट जाएगा, 30 3 33, 33.1 हो जाएगा, 33.1%। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर रेट 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। तो ये बता भी रहा है कि 33.1% की जो वैल्यू है ना वो कितना है, 331 है। 10 से गुणा कर दूँ तो इतना आएगा, इसका मतलब ये 10 से गुणा कर रहा है। वह धन कितना है, तो आपको पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 100% की वैल्यू। आप इसको कट करेंगे यहाँ से, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको कट करेंगे तो कितना जाएगा, 10 से कट गया, मतलब कि 1% की वैल्यू कितना आ गई, 10 आ गई। तो यहाँ पे भी हम किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी धन अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे मैं बेटा 1000 लिख दूंगा। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सतत 3 सम संख्याओं के औसत और उनके बाद की सतत 2 सम संख्याओं के औसत का अंतर। अच्छा मैंने जल्दी तो नहीं चेंज कर दिया, देख लो भाई हाँ ठीक है, नोट कर लीजिए। मतलब कहने का ये कि सवाल में ये वाला जितना डेटा दिया है इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात पहले से ही कर जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। नहीं तो आप 10% की दर से तो आप 10-11 करते रहोगे, ठीक है ना। आप रेशियो भी लगा सकते हो कि 1/10 लिखोगे, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 1000 13 से 31 हो गया, तो 331 मतलब प्रिंसिपल 1000 आ जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा वहाँ से भी, ठीक है ना। समझ में ना आया तो बता दो, रेशियो मेथड ही बता देता हूँ, चलो ठीक है, जगह लेकर मैं बता भी देता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि 1/10, इसको क्या लिखोगे 1/10, मतलब कहने का है कि अगर कोई प्रिंसिपल 10 रुपये था तो वो बाद में अमाउंट कितना बन गया, 1 रुपये ब्याज लेकर 11 हो गया। ऐसा कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ। ऐसा कितनी बार हुआ, 3 हुआ। 10 × 10 × 10 मतलब कितना हो गया बेटा 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331, तो कितना हो गया 331 हो गया। तो कितना प्रिंसिपल बना, 1000 आ गया। कितना आया, 1000 आ गया। यही आपसे पूछा है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। करा सतत 3 सम संख्याओं के औसत और उसके बाद की सतत 2 सम संख्याओं का औसत का अंतर 5 है। पहली सम संख्या क्या है, पहली सम संख्या क्या है भैया, आप कोई भी संख्या मान लो। मैं कहता हूं कि जैसे मैंने लिखा 2 4 6, तो आप जो सम संख्याएं होती हैं उनके अंतर के बीच का जो गैप है वो 2 का होता है। अगर मैं कह दूं कि पहली सम संख्या x है तो दूसरी x-2 और ये वाली x- क्या है 4 है। और यहाँ पे बात करूँ तो x+2 x+6 है। तो कह रहा है कि पहली 3 सतत संख्याएं हैं, सतत 3 सम संख्याओं के औसत, तो x, तो 3x - 6 बटे कितना 3, और ये 2x + 6 2 8, 2x प्लस 4 है +6, ये भाई x+4 हो जाएगा, ठीक, +6 डिवाइड बाई क्या 2, और इनका अंतर कह रहा है कि 5 है, ठीक है ना। तो 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3 3 दूना 6, तो मतलब कहने के x - 2 आ गया, माइनस इससे कर करेंगे तो 2 3 6, तो x+3 आ गया। क्या आया, मतलब ब्रैकेट में रहेगा, ये माइनस किया है तो -x -3 आ जाएगा, बराबर किसके 5 के। तो ये -5 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -5 बराबर 5 के। इसका मतलब है निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात। आगे चलते हैं।
ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। ठीक है ना, अधिक कुशल है। मैं ये जानता हूँ उसी कार्य को बी पूरा करने में बी कितना दिन लगाएगा। तो जो कार्य होता है, मतलब कि जो कुल कार्य की बात किया जाएगा, कुल जो कार्य है ना वो दिन गुणे क्या है, वो क्षमता है। दिन गुणे क्या है, क्षमता है। तो अगर यहीं पे मैं बात करूं कि उसी कार्य को करने में बी कितने दिन लेगा, तो बस इतना समझ जाओ कि अगर आपको कुल कार्य पता चल जाए, है ना, तो दिन और क्षमता तो पता ही। मैं कहता हूं कि एक किसी काम को जो क्षमता का अनुपात है, उनके जो क्षमता का अनुपात है, वो कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। 60% का मतलब हुआ कि 20 3 60, 20 पंचे 100। अगर ए की तुलना में बी, तो अगर ए 5 है तो बी कितना है, 5 3 8 है। ठीक है ना। तो ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, तो मैं यहीं से बता पाऊंगा कि जो कुल कार्य है ना, कुल कार्य है वो 12 और गुणे उसकी क्षमता कितनी है, 5 है। कह रहा है उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा, तो मैं कहता हूं कि चूंकि बी अधिक कार्य कुशल है तो 12 से कम आंसर आएगा। चलो ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 8 से, क्योंकि इसकी क्षमता 8 है। ठीक, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 बचे 15, और 15/2 मतलब 7.5 दिन में खत्म कर देगा। 7.5 दिन में ये खत्म कर देगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उस टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है ना। यदि टंकी भरी हो और दोनों नल खुले हों तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। तो बस इतना समझो कि ये भरने वाला है, ठीक है ना, और ये क्या है, खाली करने वाला है। तो दो नल हैं ए और बी, ठीक है ना। ये 60 और ये क्या है 40, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 120। 60 दूना 120, 40 तिया 120। ये भरने वाला, ये क्या है खाली करने वाला है। तो टंकी खाली होने में कितने मिनट लगेंगे, मतलब दोनों अगर खुले रहें तो +2 और -3, मतलब कि हर घंटे माइनस पूरी, अगर पूरी टंकी भरी है तो 1 लीटर खाली करेगा। 120 उसकी क्षमता है, तो मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा। तो टंकी खाली होने में कितने मिनट लगेंगे। यदि तो टंकी भरी हो और दोनों नल खुले हों, है ना, दोनों नल खुले हों, तो दोनों नल एक साथ जब खुले रहेंगे तो पहला 2 भरेगा तो दूसरा 3 खाली करेगा, तो हर घंटे 1 खाली होता जाएगा। तो 60 दूना 120, 40 तिया 120, तो कहने का मतलब है कि 120 मिनट आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है 180, 70, 60 और कितना है बेटा, यहाँ पे 40 नहीं बन सकता। 40 के हिसाब से तो 120 ही आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो इसमें आंसर मैच कराने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 50 करना पड़ेगा। मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि ए जो नल है और जो नल बी है, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। ये 60 मिनट में भरता है और ये 50 मिनट में खाली करता है, ठीक है ना। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना बनेगा, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा 300, और ये 6 पंचे 30 और 5 छक 30। तो ये प्लस दोनों एक साथ खुलेंगे तो प्लस का 5 भरेगा और माइनस का 6 खाली करेगा, तो क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब है कि एक हर घंटे, मतलब 300 लीटर उसकी क्षमता है तो 1 यूनिट खाली करेगा, मतलब 300 यूनिट क्षमता है टंकी की, 1 यूनिट खाली करेगा, 300 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर बेटा यहाँ पे देखो 40 है तो आंसर 120 आएगा, गारंटी है, ठीक है ना। अगर 50 है तो 300 आएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे फिर 50 होना चाहिए, और अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर यहाँ पे 40 बनेगा, ठीक है ना। तो 120 आ जाएगा। क्लियर, आगे चलो। मतलब कंसेप्ट यही है, कुछ इसमें नया नहीं है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 हों तो उसका परिमाप क्या, परिमाप 12 सेंटीमीटर सबसे छोटी भुजा की माप होगी। अरे भाई किसी भी त्रिभुज की अगर भुजाएं 3 4 5 में हैं, कितना 3 4 5 में है, तो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 50 25, है ना। तो इसका मतलब एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 3 4 5 है, तो 5 4 9 3 12, इसका परिमाप भी क्या है 12 है। कह रहा सबसे छोटी भुजा की माप क्या होगी, सबसे छोटी भुजा की माप जो होगी 12 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, इसलिए 3 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। ये 3 व्यक्ति ए बी था सी क्रमशः 40,000, 60,000 और 80,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त लाभ को समान अनुपात में बांटते हैं। इन्होंने समय को के किस अनुपात में पूंजियां लगाई। अब बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, है ना, इतना पैसा लगाया भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त लाभ को समान अनुपात में बांटते हैं, ठीक है ना, समान अनुपात में बांटते हैं। अच्छा ठीक है, उन्होंने समय के किस अनुपात में पूंजियां
लगाई, मतलब आपसे ना समय का अनुपात पूछा गया है। मतलब कहने का है कि ये जानते हैं हम कि जो हमारा लाभ होता है, जो हमारा लाभ होता है वह पूंजी गुणे किसके होता है, वो समय के होता है, पूंजी गुणे समय को होता है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ए बी सी, तीन व्यक्ति ए बी सी हैं, उन्होंने इतना इतना धन लगाया, क्या लगाया, इतना इतना धन लगाया, और विभिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त लाभ को समान अनुपात में बांटते हैं, ठीक है ना। तो जो लाभ है ना उसे समान अनुपात में बांट रहे हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा जो लाभ है वो कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अरे भाई, जब लाभ कांस्टेंट है, सबको बराबर मिल रहा है, तो जो अनुपात पूंजी का होगा उसका उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा, समय का हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा है पहले भी कि जब दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक जिस अनुपात में होगा दूसरा उसके उल्टे अनुपात में होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 2000 उसका ले लेंगे क्या, हाँ 20,000, तो 20 दूना 40, 20 तियाँ 60 और 20 चौक 80। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात है बेटा वो कितना है, मतलब कि पूंजी का जो अनुपात है वो 2:3:4 है। तो इसी का उल्टा जो हो जाएगा वो प्रॉफिट का अनुपात आएगा, क्योंकि लाभ हमारा क्या है, सॉरी टाइम का अनुपात हो जाएगा। उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का अनुपात आएगा, क्योंकि हमारे लाभ क्या है, कांस्टेंट है, सबको बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो 1/2 1/3 ऐसे कर देंगे, देखो 1/2 1/3 और 1/4। तो 3 4 2 का एलसीएम जो होगा वो 12 आ जाएगा। तो 12 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 3 12, तो 6:4:3। मतलब कि इस समय के लिए 6:4:3 इस समय के लिए क्या किया उन्होंने, धन लगाया है, ठीक है। मतलब अगर उसने 6 यूनिट में कहोगे 6 महीने के लगाया, तो 4 उसने 3 महीने के लिए समय लगाया है। तो और पूंजी दे ही रखा है, तो उनसे लाभ बराबर बराबर प्राप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। कह रहा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। समय, दूरी, सापेक्ष इसकी चाल कहलाती है। चूंकि क्या कहते हैं, चाल बराबर क्या होता है जरा बताओ, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अगर समय को मैं 1 रख दूं, है ना, समय को मैं 1 रख दूं, तो मैं कह रहा एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चली गई तय गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसलिए इसको मैंने क्या किया, चाल कर दिया। समय को मैंने क्या लिया, 1 जब मैंने ले लिया, तो यहाँ पे चाल बराबर क्या हो गया, दूरी हो गया। तो एकांक समय में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। ये मीटर में आया है तो इसको मीटर में कर लो, तो 36 को 5/18 से गुणा कर दो तो मीटर पर सेकंड में चाल आ गई। अब मिनट है ना, इसको सेकंड में कर लो, तो 6 18 180 हो जाएगा। 18 180 है ना, 36 पंजे 180, मतलब कितना हो जाएगा, 1800 मीटर आ जाएगा। आप क्या कहेंगे सर, 1800 मीटर, 36 पंजे 180 और 10 लगाओ, एक जीरो और लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1800 मीटर आ जाएगा। बात ठीक है ना, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। रूट 0.0625 का मान क्या होगा, तो आप ये जानते हैं ये पूरा क्या लगा, रूट लगा हुआ है। तो 625 क्या लिखा है बेटा, 625 बटे 10, मतलब कितना हो गया, 10 की घात 4, और यहाँ पे ऐसे कर दिया मैंने। तो मुझे पता है कि बाहर है क्या आएगा 25 और नीचे 10 के बाद 2 आ जाएगा, अर्थात 100 आ जाएगा। तो 0.25 इसका आंसर आएगा। तो ए इज इक्वल टू 0.25। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे था ना अंडर रूट क्या लगा है, अंडर रूट 0.0625 लिखा है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे, ऐसे 10,000 हो जाएगा। तो 25% 625 हो जाएगा, और 10,000 को क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 0.25 नहीं लिखेंगे, यही बात मैंने ऐसे कर दिया है। तो बस तरीके हैं करने के, चाहे जैसे आप कर दो, समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से। लेकिन चलिए, फरवरी तथा मार्च में आयातित आलूओं का औसत मूल्य क्या होगा। तो आप देखिए कि 5 महीने की अवधि प्रति टन औसत मूल्य है, 5 महीने में, ठीक है ना। यहाँ का आयात टनों में दिया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए कि फरवरी था मार्च में किसकी बात किया, उसने आलूओं की बात किया। आलू कौन सा है, आलू है हमारा जो ऐसे लाइनिंग वाला है। तो ये क्या है, आलू। फरवरी और मार्च, फरवरी में और मार्च में आलू 32 33 और क्या बराबर बराबर है 33 है। तो 2 है, 2 से डिवाइड होगा। तो मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक 5 महीने की अवधि में प्रति टन औसत मूल्य है, आयात टनों में है, आयात टनों में है। तो आप ये कहेंगे कि फरवरी में कितना, जरा बताओ, फरवरी में
33 है और प्रति 5 तो कितना है आलू 100 कितना है आलू, ही तो पूछा आलू का कितना बनेगा 120। ठीक, फरवरी और मार्च में भी क्या है 33 है गुणे 120 डिवाइड बाई 2। लेकिन एक चीज ये भी याद रखना कि 33 गुणे 120 प्लस 33 गुणे 120 डिवाइड बाई 2 ये कितने महीने के लिए, प्रति 5 महीने की अवधि में प्रति टन औसत मूल्य ये दे रखा है। ठीक है ना, आलू के लिए कितना है 120 है। क्या आप बात समझ, तो यहीं पे क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो मुझे पता है 120 बाहर आएगा, 33 से 66 हो जाएगा, तो मैं कहूँगा इसके कुछ मत करो बेटा, तो ये 33 गुणे 33 कर दो और ये 60 कर दो, ये 60 और ये 60 है ना, तो 33 60 कितना हो गया 120 हो गया। जब 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा, तो कट गया। तो मैं कहूँगा 12 36 के 6 0 12 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। क्या 39 60 है क्या? यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मतलब फरवरी तथा मार्च में आयातित आलू का औसत मूल्य है, मतलब कितनी आलू आयात की गई 5 महीने की अवधि में प्रति औसत मूल्य 5 महीने में इतना है ना, टन में दे रखा है, कितना टन में दे रखा है। तो आलू के लिए 120 टन, मतलब 120 है, यहाँ पे 33, ये देखो फरवरी और मार्च 33 है, तो हम क्या करेंगे 33 गुणे 120 और 33 गुणे 120, मैंने 33 कॉमन ले लिया तो इसको कट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 39 60। आगे चलते हैं, वो कह रहा है कि मार्च में गेहूं के आयात का कुल मूल्य कितना था, बताओ भाई। मार्च में कौन है ये, मार्च में गेहूं कौन सा है जरा बताओ। गेहूं का है आपका, गेहूं जो है ये जो खाली वाला है, क्या है खाली वाला। मार्च में गेहूं वाला क्या है 36 है, तो 36 और एक चीज़ और देखो बेटा कि कितना वो है आयात गेहूं के लिए कितना है, तो गेहूं के लिए जो है वो 156 है। यहाँ पे देखिए कितना है 156 है, तो आप क्या कहेंगे मार्च में 36 है, 36 गुणे 156 6 चौक 36 के 6, मतलब आंसर जो आएगा वो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ये एक ही आंसर है, यही है, एक ही यही है। तो आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 30 + 6 गुणे 156 है ना। तो 3 यहाँ पे क्या करेंगे 3 × 18 के 8 और 3 में 15 1 16 के 6 3 × 3 और 1 4, ये उतना हो जाएगा। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, अरे भाई 15 × 45 6 × 18, ठीक है। 3 × 18 का 8 हासिल 1 3 × 15 1 16 के 6 3 × 3 1 4 और 6 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 5 30 3 33 के 3 6 × 6 3 9 6 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 9 6 15 1 16 के 6 4 1 5 56 16 है क्या? यस है, तो बस आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छे से अच्छा लगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट करें। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।